भारतीय शेयर बाजार के सबसे लाडले, सबसे दुलारे शेयरों में से एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसने बरसों से, मतलब आज की बात नहीं है, सन 70 के दशक से उसने इन्वेस्टर्स को ज़बरदस्त कमाई करवा के दिखाई है। बाजार का नाम लेते हैं, पहला नाम कोई ज़ुबान पे आता है तो वो रिलायंस का आता है। लेकिन सवाल यह है कि अब रिलायंस का क्या होने जा रहा है। क्या रिलायंस का शेयर 1300 रुपये पे जाएगा या 1767 रुपये पे पहुंचेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। वजह यह है कि क्वार्टर वन के नतीजे फ्राइडे को आए थे, जिससे बाजार खुश नहीं दिख रहा है, बहुत मायूस दिख रहा है कहेंगे। 3.5% की गिरावट आई है रिलायंस के शेयर में, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे वो आज 1423 रुपये पे जाके बंद हुआ है। और ये वजह यह है कि इन नतीजों से, जो उसके जून के क्वार्टर यानी दूसरी तिमाही के नतीजे, माफ़ कीजिएगा, पहली तिमाही के नतीजे आए थे साल 2025-26 की पहली तिमाही, उससे बाजार को वो भरोसा नहीं मिला जैसा भरोसा उसको चाहिए था कि ग्रोथ आने वाली है, तेज़ी आने वाली है, रफ्तार आने वाली है, जिसकी बाजार को उम्मीद थी। पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे हैं, एक के बाद एक रिपोर्ट आ रही थी, लोग अटकलें लगा रहे थे कि अब यहाँ से स्पीड आएगी, वहाँ से आएगी, खबरें छप रही थी, यहाँ ये होने वाला है, वहाँ वो होने वाला है, बड़े ऐलान होने वाले हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या होगा। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी की योजना है कि 2029 तक कंपनी की आमदनी बढ़ा के डबल की जाएगी, तो इसकी वजह से अभी उम्मीद का दामन पूरी तरह छोड़ा भी नहीं जा सकता है। और यही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेके अभी सवाल बने हुए हैं, और जो मुकेश अंबानी की उम्मीद है उसके साथ बहुत से लोग खड़े हैं, लेकिन सवाल उठाने वाले भी खड़े हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो उठा रहे हैं उनमें कोटक इक्विटीज़ ने डाउनग्रेड कर दिया है रिलायंस के शेयर को। ये बाय रेटिंग थी उनकी, बाय का मतलब खरीदो, अब उस रेटिंग को उन्होंने डाउनग्रेड करके ऐड रेटिंग कर दिया। ऐड का अगर सीधा अर्थ है कि ऐड ऑन डिप्स, यानी कि आपके पास है तो आप उसमें थोड़ा एडिशन कर सकते हैं या करते रह सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको खरीदने की सलाह नहीं दी जा रही है, और जिनके पास है उनको भी बहुत बड़ी भारी मात्रा में खरीदने की सलाह नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन और जेफरीज, उन्होंने अपने टारगेट प्राइस अपग्रेड किए हैं। एक ने 8% बढ़ाया है, दूसरे ने 5% बढ़ाया है। टोटल जो 27 ब्रोकरेजेस रिलायंस को कवर करती हैं, यानी कि जो इसके बारे में नोट्स निकालती हैं, रिसर्च रिपोर्ट देती हैं, रिकमेंडेशन देती हैं, उनमें से 27 में से 7 ऐसी हैं जिनका टारगेट प्राइस आज की तारीख में भी 1700 रुपये के ऊपर है। इनमें जो सबसे बुलिश है वो है नुआमा, जिसका टारगेट प्राइस है 1767 रुपये। इसीलिए आपसे मैंने सवाल पूछा कि 1767 या 1300। तो बाकी जिनके टारगेट प्राइस 1700 के ऊपर हैं वो हैं एक्सिस कैपिटल, जेफरीज, बीएनपी पारिबा, गोल्डमैन सैक्स और जेएम फाइनेंशियल। दूसरी तरफ जो सबसे बड़े मंदड़ियाँ हैं रिलायंस पे, जिन्होंने सबसे खतरनाक मंदी की पोजीशन ली हुई है, वो है एम्बिट, जो 1300 रुपये का टारगेट दे रहा है, और एक सेल कॉल है साथ में। ना बाय ना ऐड, सेल का मतलब है तो बेच दो, बेच के निकल जाओ। इसके बावजूद 27 में से 25 ब्रोकरेजेस हैं जिनकी बाय या ऐड की रिकमेंडेशन है। बाय नहीं तो ऐड को आप बाय के मुकाबले कमज़ोर मानिए, लेकिन ऐड सेल के मुकाबले बहुत मजबूत कॉल है। तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का हाल। और अगर इन 27 ब्रोकरेजेस का मीडियन निकालें या एवरेज निकालें तो 1640 रुपये का भाव आता है, जो उसके मौजूदा भाव से 15% का अपसाइड दिखा रहा है। लेकिन उस एवरेज का पूरे बाजार की राय का कोई अर्थ नहीं है। राय आपको किसी एक की माननी होगी, शेयर आपको खरीदना होगा, उसका फ़ायदा नुकसान आपको झेलना होगा। तो अभी मॉर्गन स्टैनली कह रहा है, मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट का कॉल दिया है। ओवरवेट का मतलब फिर बाई की कॉल के मुकाबले की कॉल आई है, और साथ में टारगेट प्राइस वो दे रहे हैं 1617 रुपये का। लेकिन वो कह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो जून क्वार्टर की अर्निंग्स हैं, यानी कि जो पहली तिमाही के नतीजे आए हैं, इससे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जिसकी हमें उम्मीद थी। कहाँ नहीं आ रहा है? एनर्जी में और कंज्यूमर रिटेल दोनों कारोबार में नहीं आ रहा है। एनर्जी उनका पुराना सबसे बड़ा जमा हुआ बिजनेस है, वहाँ नहीं आ रहा है, और कंज्यूमर रिटेल में नहीं आ रहा है। लेकिन इसके साथ वो कह रहे हैं कि साहब, जो एनर्जी की कमाई में गिरावट दिख रही है, या जो मिस है, जो उम्मीद थी उससे कमज़ोर है, उसके कारण बहुत टेम्परेरी फैक्टर्स हैं, जो कच्चा
सस्ता कच्चा तेल मिलने में समस्या हो रही थी सप्लाई चेन की वजह से, वो एक कारण है। दूसरा, एक्सपेंसिव फ्यूल ऑयल उसका कारण है। और इसीलिए अब मौजूदा तिमाही में, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में इसको यहाँ से बहुत शार्प बाउंस बैक आना चाहिए, तेज़ उछाल आ जाना चाहिए। यानी कि वो कह रहे हैं कमज़ोरी दिख रही है, लेकिन चिंता ना करें, यहाँ से बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। दूसरी तरफ रिटेल का जो कमज़ोर टॉप लाइन ग्रोथ है, यानी कि उसकी आमदनी में जो कमी दिख रही है, सीधी सीधी रेवेन्यू कम दिख रहा है, रेवेन्यू की बढ़ोतरी में कमी, ग्रोथ में कमी का मतलब आमदनी कम हो जाना नहीं है। आमदनी जिस रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद थी वो नहीं हो रही है। उससे लगता है कि इधर आगे की डगर बहुत मुश्किल है, यहाँ बहुत आसान रास्ता नहीं है। जबकि इस कारोबार में ब्राइट स्पॉट इनको न्यू एनर्जी दिख रहा है, जिसके बारे में वो आज भी मान रहे हैं कि वहाँ से कोई बड़ा सरप्राइज, कोई बड़ी चौंकाने वाली खबर आ सकती है। ये है मॉर्गन स्टैनले का विचार। जबकि ज़्यादातर जो एनालिस्ट हैं, इस रिजल्ट को एनालाइज करने वाले, उनका कहना है कि साहब ये जो पहली तिमाही के नतीजे थे, ये एक तरह का मिक्स बैग है, जिसमें जियो का जो पॉजिटिव मोमेंटम है, जियो का मतलब जो टेलीकॉम के धंधे का से जो अच्छी खबरें आ रही हैं, वो उन पर पानी फेरने का काम किया है रिटेल की आमदनी में उम्मीद से कम बढ़त ने। तो ये कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी, जिसने डाउनग्रेड किया है इस स्टॉक को बाय से ऐड, उसने अपना टारगेट प्राइस भी घटाया है। पहले भी बाय पर भी उनका टारगेट प्राइस 1650 रुपये था, अब उसे गिरा के उन्होंने 1520 रुपये पहुंचा दिया है। और कारण क्या बता रहे हैं कि वैल्यूएशंस रिच हैं, यानी कि महंगा है, और अपसाइड यहाँ से आगे बढ़ने की, ऊपर चढ़ने की गुंजाइश बहुत सीमित दिख रही है, क्योंकि शेयर पिछले दिनों काफ़ी चल चुका है। कितना चल चुका है? तो इसी साल में जनवरी से अब तक रिलायंस का शेयर लगभग 17% बढ़ चुका है। अब यहाँ से क्या होगा, सवाल यह है कि इतनी कहानी हो गई, इसके बाद क्या होने वाला है। तो अब सबकी नज़रें एनुअल जनरल मीटिंग पे टिकेंगी, जो अगले 2 महीनों में होने वाली है, जहाँ फिर मुकेश अंबानी की स्पीच, वहाँ उस एजीएम में भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मुकेश अंबानी का भाषण। और उस भाषण में वो क्या कहने जा रहे हैं, किस किस चीज़ पे, वो एफएमसीजी के बारे में क्या कहने जा रहे हैं, वहाँ क्या ग्रोथ होगा, क्या कोई डीमर्जर होगा, नई कंपनी का ऐलान हो जाएगा, न्यू एनर्जी की जो उनके धंधे हैं उसको वो कितनी तेज़ी से कहाँ कहाँ फैलाने की तैयारी कर रहे हैं, मीडिया कारोबार में एक्सपेंशन की खबर आएगी क्या, और आएगी तो कैसी और कहाँ होगी, रिटेल में ग्रोथ को तेज़ करने के लिए वो क्या करने जा रहे हैं, क्या उन्हें तेज़ होने की उम्मीद दिख रही है। फिर जियो की जो कहानी है, जहाँ से अच्छी खबर आ रही थी, तो जियो में सब्सक्राइबर एडिशन को वो कैसे तेज़ करेंगे, यानी नए ग्राहक और कितनी रफ्तार से आएंगे, और मोनेटाइजेशन कैसा होगा। और ये सीएलएसए का कहना है कि सबसे बड़ा जियो का आईपीओ या जियो की लिस्टिंग कब होगी, कैसे होगी, इसके बारे में बाजार को अब उम्मीद है कि वहाँ से कुछ डायरेक्शन, कुछ खबर मिलेगी। और जबकि बोफा यानी बैंक ऑफ अमेरिका की सिक्योरिटीज़ का कहना है कि अब यहाँ से पहली तिमाही के बाद से उन्हें सारे कारोबारों में एक सस्टेन्ड मोमेंटम की, एक अच्छी तेज़ी की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। तो ये अलग अलग तरह की राय हैं, इन पर विचार बनाए जा सकते हैं, नहीं भी बनाए जा सकते हैं। आप इनमें से किसी एक की बात सुन सकते हैं, आप इनका सबका निचोड़ मिला के उसका एवरेज निकाल के 1640 रुपये का भाव देख सकते हैं, या फिर आप इंतज़ार कर सकते हैं कि मुकेश अंबानी का भाषण सुन ही लिया जाए, उसके बाद तय किया जाए कि क्या करना है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा शेयर है जिसको आप अच्छा माने, बुरा माने, आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये नतीजे आज कमज़ोर दिख रहे हैं, कल हो सकता है लगने लगे कि नहीं नहीं ये तो बहुत, और जो बाज़ार में अक्सर होता है कि अभी इस कंपनी की तरफ से कोई ऐसा ऐलान आ जाए कि जिसके बाद अचानक बल्ले बल्ले होने लगे। बीज अड्डा में आज इतना ही है, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।